बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की, क्योंकि एफआईज का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, पिछले 2 महीने से सुर्खियों में है और एफआईज ने हैट्रिक लगा दी है, लगातार तीसरे दिन खरीदारी की। हालांकि डेटा बहुत छोटा है, केवल 8 करीब 8 करोड़ की बाइंग एफआईज करके ले गए, लेकिन इंपॉर्टेंट यही था कि एफआईज की सेलिंग नहीं है और बाइंग भले ही छोटी हो लेकिन सेलिंग नहीं है, ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। डीआईज ने करीब 1302 करोड़ का माल खरीदा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप एशियन मार्केट और साथ ही यूएस मार्केट की क्लोजिंग। तो यूएस मार्केट की क्लोजिंग कल थोड़ा नेगेटिव थी, 138 पॉइंट नीचे। साथ ही शंघाई और हैंगसेंग यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 0.25% से 1.5% तक की, क्योंकि वहाँ पर स्टिमुलस की भी बातें हो रही हैं, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ट्रेड वॉर को लेकर काफ़ी कुछ अनिश्चितताएं चाइनीज मार्केट के लिए बन रही हैं। निकाई और कोस्पी ठीक है, कोस्पी हरे निशान में लेकिन बिल्कुल फ्लैट है और निकाई में करीब 1% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें देखें तो एटीजीएल, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर, वाओ, सारे ही अदानी स्टॉक्स आज जबरदस्त मूव दिखा रहे हैं, 8 से 11% का। केवल एक स्टेटमेंट अदानी ग्रीन ने कल दिया, उसके बाद हमने कल भी देखा कि 10 से 15% तक सारे काउंटर रिकवर होते हुए दिखाई दिए। जितनी गिरावट 4 दिन में थी, लगभग 2 दिन में काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लिए इन सभी शेयर्स ने। अब ये देखना होगा कि ये गिरावट जो रिकवरी है इस पर विश्वास करें या जो पिछले 4 दिन में गिरावट हुई थी, जिन बेसिस पर हुई थी उनको आधार मानकर अभी उन्हीं पर फोकस करें। प्राइम जॉनसन यहाँ पर भी करीब, प्रिज्म जॉनसन यहाँ पर भी करीब 7.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कुछ एक डेटा पॉइंट्स जो कि एक बार टॉप लूजर्स देख लेते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पर 3.5% की गिरावट है, अजंता फार्मा 2%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 2%, एम्बर एंटरप्राइजेज 2% और किम्स सॉफ्टवेयर करीब 2%। ये सभी काउंटर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक खबरें जिनका कि इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने के लिए मिलता है, उसमें से पहले मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ले लेता हूँ। उसमें अमेरिकन जो इन्फ्लेशन रेट है ये 2.3% रहा अक्टूबर का, जो वहाँ पर पीसीई रेट आता है, ये 2.3% है, जो कि कोर इन्फ्लेशन माना जाता है। और डॉलर इंडेक्स की 8 हफ्ते की तेजी पर भी कल ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। रॉबिन जी, अगर मैं ये देखूं कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट अब थोड़ा सा स्थिर होता जा रहा है, उनकी जो टारगेटेड रेंज थी 2% की उसके पास चल रहा है, और डॉलर इंडेक्स लगातार 8 वीक से अब चल रहा था, दुनिया भर की करेंसीज पर प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब ये ब्रेक लगा। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्या कुछ होगा फेड की मीटिंग में दिसंबर में, और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा उसका इंडियन मार्केट्स पर? जी देखिए, जो इंडेक्स का नंबर आया काफ़ी इनकरेजिंग है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2% का फेड एक्सपेक्ट कर रहा है और नंबर भी अराउंड 2.3% यू सेड ईयर ऑन ईयर, जो कि पिछले महीने से आई थिंक 2.2 से 4.1 से 2.3 मूव हुआ है। इससे जो हमारा जो एंटिसिपेटेड फेड का रेट कट है आई थिंक 18 दिसंबर की मीटिंग में, वो और की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप वो सीएमई टूल को, जो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जहाँ ट्रेड होते हैं, अगर उस साइकिल को आप देखो, जो रेट की प्रोबेबिलिटी, जो कट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो अभी 55% आई थिंक परसों तक थी, जो आज 60% पे आ गई है। तो ये इट्स अ गुड नंबर टू काइंड ऑफ सी ऑन ऑन एज एन आउटपुट। और डॉलर इंडेक्स की जहाँ तक बात है, आई थिंक हिस्टोरिकली आप देखो तो 8 वीक्स का ही उसका एक साइकिल है, जहाँ वो एक 8 वीक्स हमेशा एक पीक बना के कहीं ना कहीं ठंडा होता है। लेकिन आप ये सब बात समझ के रखिए कि डॉलर की स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होनी अभी, विद ट्रम्प बीइंग इलेक्टेड। डॉलर विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्ट्रेंथ, क्योंकि इतना मूव हुआ है विद इन जस्ट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इट्स जस्ट द कूल ऑफ ऑफ दैट। वहां से कोई बदलाव नहीं है डॉलर की स्ट्रेंथ में। जी, अमेरिका में टेक शेयरों में भी कल प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। टेस्ला और कुछ एक जो इन्वीडिया जैसे काउंटर थे उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। और इम्पॉर्टेंट इस समय हो रहा है कि टैरिफ लगने का जो डर है वो दुनिया की अलग अलग ज्योग्राफीज़ में फैलता जा रहा है। यूरोप को भी अब ये डर लगने लगा है। यूरोप में जो उनकी एक ऑटो की लीडिंग कंपनी है एस्टन मार्टिन, उसने कल अपने रिजल्ट्स भी दिए, रिजल्ट्स भी खराब, गाइडेंस भी खराब, शेयर 4% गिर गया है। अंशुल जी, अगर मैं देखूं जिस तरह से ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा टैरिफ हाइक को लेकर चिंताएं शुरू हो जाती हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो इंटरनेशनली ड्रिवन कंपनी है, जो इंडियन कंपनीज हैं लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिनका कि ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी है, मारुति, इनफैक्ट मारुति का भी एक्सपोर्ट ठीक ठाक है, बजाज ऑटो का भी ठीक है, लेकिन उतना ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? देखिए, ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी रैली रही है और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ समय कंटिन्यू रहेगी।
एक इनिशियल जो नी जग रिएक्शन आना था वो लगभग सारे काउंटर्स में आ चुका है। टाटा मोटर आपको याद होगा 1065 से हम 770 की बात कर रहे थे। न्यूज फ्लो देखिए हमेशा लेट आता है, चार्ट्स आपको पहले बताते हैं। अब यहाँ से एक पुल बैक है, उसके बाद फाइनल पेन जो आएगा वो नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में खत्म हो जाएगा। तो टाटा मोटर कहीं भी 650 के आसपास सेटल होते हुए दिखेगा, मारुति कहीं भी 9600 9400 की रेंज में सेटल होते हुए दिखेगा। यहाँ से फिर ये बेस बिल्डिंग के लिए चले जाएंगे और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए जो बेस बनेगा वो नेक्स्ट रैली के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा पेन और बचा हुआ है, वो खत्म होने के बाद एक आध डेढ़ साल लगेगा इन स्टॉक्स में बेस बनाने में। तो फिलहाल के लिए अगर आप मोमेंटम खोज रहे हैं तो ये एक डेढ़ साल के लिए ये सेक्टर खत्म हो चुका है। नया मोमेंटम मेटल और बैंकिंग में है तो आपको वहां रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो इस बेस के अंदर आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टैगर वे में ले सकते हैं। बेस के ब्रेकआउट के बाद फिर आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, अचानक से सेंसेक्स में 650 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी आईटी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बैंक निफ्टी भी अब नेगेटिव में आ चुका है, निफ्टी करीब 180 पॉइंट डाउन है। इंटरेस्टिंग, कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। आज हालांकि साउथ कोरिया में इंटरेस्ट रेट कट भी हुआ है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पर कुछ होना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये हो रहा है कि इस समय चीन से जो ट्रेड वॉर है उसको लेकर काफ़ी कुछ कंसर्न बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्टेटमेंट राष्ट्रपति बनने से पहले ही दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमीज़ को थोड़ा डरा रहे हैं। हालांकि इंडिया को डरने की बात नहीं है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि ट्रेड वॉर से चीन की करेंसी 10 से 15% टूट सकती है और ट्रंप की जीत के बाद चीन की करेंसी ऑफशोर में 14% गिर भी चुकी है। उनका कहना है कि ट्रेड वॉर का असर कम करने के लिए चीन खुद अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना चाहेगा। हालांकि चीन को करीब 40 से 45% तक अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा अगर उन्हें ट्रेड वॉर के जो टैरिफ है, जो कि ट्रंप कह रहे हैं कि 60% तक मैं कर दूंगा, तो वो अगर उनको झेलने हैं और इकोनॉमी पर इंपैक्ट कम करना है तो उसके लिए 40 से 45% जो उनकी करेंसी है युआन, उसको डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर देखें तो 2018-19 में भी चीन पर ट्रंप ने टैरिफ 3% था जिसको बढ़ाकर 20% कर दिया था और इस बार कह रहे हैं कि मैं 60% कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा आने वाले कुछ महीनों में। साथ ही अगर देखें तो उन जेपी मॉर्गन का मानना है कि टैरिफ लगने से चीन की जो जीडीपी है ये 4.8% से गिरकर 3.9% रह जाएगी 2025 में। साथ ही उनका ये भी मानना है कि इमर्जिंग मार्केट की ग्रोथ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इनकी जो इमर्जिंग मार्केट की ग्रोथ है जीडीपी की वो 4.1% से गिरकर 3.4% रह जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जेपी मॉर्गन का मानना है कि ट्रेड वॉर का सबसे कम असर इमर्जिंग मार्केट में भारत पर होगा, यानी कि भारत सबसे इमर्ज होकर आएगा, अच्छा देश बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के तौर पर। और ट्रेड वॉर का सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो चीन, मलेशिया, वियतनाम पर देखने के लिए मिलेगा। और उनका ये भी मानना है कि 2025 के फर्स्ट हाफ में यानी कि जून तक जो दुनिया भर की करेंसी हैं खासतौर से इमर्जिंग मार्केट की, ये 5% तक टूट जाएंगी। रॉबिन जी, अगर ये करेंसी, ये ट्रेड वॉर तो है ही, लेकिन करेंसी वॉर इनडायरेक्टली उसके साथ पैरेलली चल रहा है, तो ये जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज हैं, इंडियन आईटी कंपनीज हैं, इनको तो फ़ायदा होना चाहिए अगर करेंसी टूटती है तो। लेकिन क्या लगता है कि उस समय पर कस्टमर भी इतना स्मार्ट होता है, या हम ये कहें कि जो दुनिया भर की जब इमर्जिंग मार्केट की करेंसी टूटेंगी तो आपकी करेंसी अगर टूट भी जाती है तो आप उतने ही कॉम्पिटिटिव रहते हो जितने कि बाकी देश रहते हैं। कैसे देखें सर इस मैथ्स को और कैसे देखें ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को? ये थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे टॉपिक उभर के आ रहे हैं, राइट। हम इलेक्शन से पहले ट्रंप ने, ऑफ कोर्स इलेक्शन मैनिफेस्टो है, बड़ी बड़ी बातें होंगी और होनी भी चाहिए, इलेक्शन जीतना था। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की जब टाइम आएगा तो जो टैरिफ की बात हो रही है, जिसका ये सब अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, करेंसी का वीकन होना, ये पेपर पे और ये रियल में होना, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जेपी मॉर्गन की आपने रिपोर्ट की बात करी, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, बट अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े सुने तो आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बेट अगेंस्ट चाइना, राइट। दैट इज चाइना ने इतने साल, इतने दशकों में जो मेहनत करी है चाइना को यहाँ लाने के लिए, उसको यूएस को ऐसा सोचना कि वो पूरी इंडस्ट्री वापस से प्रोडक्शन यूएस में होने लगेगा, एंड चाहे वो पिछली बार 20% जो उन्होंने कहा था 18-19 में कि उससे वापस से जॉब्स यूएस में आएंगी, फैक्ट्रीज यूएस में लगेंगी, ऐसा हुआ नहीं। पहली बार ऑफकोर्स ट्रम्प था, इस बार लोग कह रहे हैं दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, ऐसे ऐसे हर जगह इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। और कहीं ना कहीं बात यहाँ हो रही है कि मैक्सिको की बात हो, चाइना की बात हो, जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है वो
कहीं ना कहीं इलीगल जो ड्रग्स की सप्लाई है वाया मैक्सिको रूट, कुछ केमिकल कंपाउंड्स जहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना में बन रहे हैं, उसकी वजह से बोला कि हम 60% लगा देंगे अगर इफ चाइना कम्स क्लीन, देन दे विल बी एज पार एट द अदर कंट्रीज से 10-20% का टैरिफ। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है इस समय, जब तक पावर में जब वेन्स द पॉलिसी विल स्टार्ट टू फॉर्म, एक अकेले ट्रम्प कहने और करने में फ़र्क आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ तक करेंसी वीक होने की बात है, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में डॉलर विल कंटिन्यू टू रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, लेकिन साथ साथ डॉलर ट्रम्प इज़ वेरी इन फेवर ऑफ फेड कंटिन्यूसली काइंड ऑफ कीपिंग द रेट्स इन कंट्रोल, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में यूएस में, और वो दो चीज़ें आपस में काउंटर इंट्यूटिव होती हैं। एक जगह डॉलर की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक जगह आप रेट कट करते हैं, जिससे कि डॉलर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वीक होता है, बिकॉज पैसा बाहर जाता है। सो ये वाला जो पूरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी वेट एंड वेट वाली सिचुएशन है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, आईटी कंपनीज तो डबल साइड से बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए, वीज़ा पे और रेस्ट्रिक्शन लगने चाहिए। उसकी वजह से जो आईटी का पूरा एक्सपोर्ट का काम है, विच इज़ दी मैन पावर विच इज़ अवेलेबल एट मच चीपर कॉस्ट इन इंडिया, और डॉलर बढ़ता रहेगा, डॉलर की स्ट्रेंथ कम नहीं होनी है। तो आईटी कंपनीज आर द वे फॉरवर्ड से फॉर द टाइम्स टू कम। सो वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है। टेक्सटाइल कंपनी में से मेरा कवरेज नहीं है फ्रॉम अ रिसर्च हाउस पर्सपेक्टिव, बट मेटल के बारे में इसके दो साइड ऑफ फ्लेवर हो जाते हैं, चाइना, यूएस एंड ओवरऑल ट्रेड। चाइना ने पिछले महीने इतना काफ़ी रिफॉर्म्स किए, पूरे हाउसिंग सेक्टर में वहाँ रिफॉर्म्स हुए कि आप कितने भी घर खरीद लो, आप अपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज पे करके लैंडिंग ले लो। उससे हमारे मेटल मार्केट्स 10% का मूव दिए थे, ओनली बिकॉज पूरा जो लाइक चाइना इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर राइट ऑफ द रॉ मटेरियल, बट एट द सेम टाइम वो एक्सपोर्ट करता है स्टील, और वही वापस अगर इंडिया में स्टील हमें इंपोर्ट करना पड़ गया वापस से, तो अनलेस इंडिया से हैव देयर एंटी डंपिंग काइंड ऑफ पॉलिसीज, तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि टेक्सटाइल मेरा कवरेज नहीं, लेकिन ओवरऑल आईटी एंड मेटल दोनों सेक्टर्स, आईटी ऑफ कोर्स एज द फर्स्ट बेनिफिशियरी, एंड मेटल्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना का कंजम्पशन हाई रहेगा, बिकॉज वहाँ पे चाइना, यूएस कितना भी ट्राई करे चाइना पे काइंड ऑफ ड्यूटीज़ लगाने के लिए, लेकिन चाइना का अपना कंजम्पशन बहुत बड़े स्केल से ग्रो कर रहा है, और वहाँ पे चाइना अपना इंपोर्टर बन जाता है। जहाँ तक चाइना के एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लगेंगी, उसकी वजह से जो हमारी कंपनीज़ में कहीं ना कहीं वापस हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट विच इज स्टील। तो वहाँ पे हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, अपना जो स्टील बनाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स एंटी डंपिंग पॉलिसीज एंड ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी। मेरा ये व्यू है इस पूरे दिस पूरी रिपोर्ट और रेट कट, बट इट इज मोर ऑफ अ वेट एंड वॉच सिचुएशन एज आई विल से। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है, लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज वेइंग एडिशनल कट्स ऑन सेल्स ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड एआई मेमोरी चिप्स टू चाइना, दैट इज व्हाई द मार्केट हैज फॉलन। यानी कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना के सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और एआई मेमोरी चिप्स पर कर्ब्स लगाने की तैयारी कर रहा है। ये ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव खबर है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ मार्केट भी गिरे हैं और अचानक से इंडियन आईटी शेयर भी गिरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर है उसको डरा रहा है। अंशुल जी, कोई सपोर्ट दिख रहा है आईटी शेयर्स पर? देखिए, मैं सीएनएक्स आईटी ही देख रहा था। सीएनएक्स आईटी में अगर आप टेक्निकली बात करें तो एक ऑर्डर फ्लो का ब्रेकआउट था 43,600 पे। अभी हम बड़ी बेरिश कैंडल के साथ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इसी तरीके से डाउनवर्ड क्लोजिंग आती है तो आप मान के चलिए कि आईटी इंडेक्स अगर ये 43,600 के नीचे क्लोज करता है तो इसका पहला रिएक्शन एरिया ही 41,000 पे आता है, यानी लगभग यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे आपका पहला सपोर्ट है ऑन द डेली चार्ट इंडेक्स वाइज। तो अगर इंडेक्स अगर 2,000 पॉइंट टूटा तो फिर आप मान के चलिए कि शेयर्स की हालत भी बुरी होने वाली है। तो इमीडिएट टर्म में, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अगर आप 15-20 दिन की बात कर रहे हैं, आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 43,600 के नीचे अगर आईटी इंडेक्स क्लोज करता है तब तो बहुत मुश्किल है। 42,900 पे एक सपोर्ट आ सकता है, बट ऐसा लग नहीं रहा जिस हिसाब की कैंडल है ये आएगा। तो 41,000 ओपन अप होते हुए दिख रहा है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी सीएनएक्स आईटी पे।
बिल्कुल, और कुछ पॉइंट्स भी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय की, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में अचानक से एक जो फॉल, में बात भी कर रहा था कि कोई ना कोई ग्लोबल फ्रंट पर न्यूज़ हुई है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। जो ये रेस्ट्रिक्शन है ये नेक्स्ट वीक तक पूरी तरह से आ जाएंगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। और जापान और जो दूसरे देश हैं उनका ये मानना है, नीदरलैंड जैसे देशों का, कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके जो इम्पैक्ट होंगे उनके बिजनेसेस पर भी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबली इस तरह के जो प्रेशर आ रहे हैं, कहीं पर ट्रंप अपनी पॉलिसी ऑलरेडी अनाउंस करते जा रहे हैं, वहाँ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी गया नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज़ इम्पोज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक खबर ये भी है कि चीन में दिसंबर मंथ में एक इकोनॉमी को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें कि वो अपना एक और स्टिमुलस लेकर आ सकते हैं। रॉबिन जी, अगर ये स्टिमुलस आता है तो ये आपको क्या लगता है कि ये मेटल कंपनीज के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि चाइना में स्टिमुलस की बात होती है तो मेटल काउंटर्स चलते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए मैंने शुरू में कहा, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को अगर आप समझो, पढ़ो, देखो, तो हर कोई ये कहता है कि नेवर बैट अगेंस्ट चाइना। और जितना जितना सुनने में आसान लगता है कि चाइना से हम यूएस मूव कर जाएंगे, या अभी अभी ऑफ कोर्स ताइवान की तरफ मूव आ रहा है, कहीं ना कहीं ताइवान एक बड़ा हब बनता जा रहा है टू रिप्लेस चाइना। बट अगेन वो सेम साउथ ईस्ट ही टेरिटरी है, तो यूएस वो तो जहाँ तक बात है अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन की, चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, और जो उन्होंने पिछले महीने किया, जो आगे दिसंबर में भी एक्सपेक्टेड है ईज आउट करेंगे, विल एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स इंडियन मेटल्स को तो वहाँ फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज वो अल्टीमेटली उनका जो कोर रॉ मटेरियल है वो हम सप्लाई करते हैं, एंड दे आर दी बिगेस्ट इम्पोर्टर। उनके घर बन रहे हैं, रियल स्टेट बन रहा है वहाँ पे, इतने रिफॉर्म्स आए पिछले महीने में, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर कि एक ही महीने में 10% मेटल इंडेक्स मूव हुआ था। तो चाइना और यूएस, आई मीन इट इज समथिंग विच विल अनफोल्ड इन से नेक्स्ट 6 months। लेकिन चाइना इज नॉट अ वीक प्लेयर इन द वर्ल्ड इकोसिस्टम, एंड उसी वजह से चाइना के ऊपर ट्रम्प के कहने और करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चाइना की जो आउटपुट आना है दिसंबर में, वो इज द फर्स्ट थिंग टू मॉनिटर। वी हैव टू काइंड ऑफ कीप अ वेरी क्लोज ऑन व्हाट चाइना इज डूइंग वर्सेस व्हाट ट्रम्प हैड बीन सेइंग। सो यस, मेटल की जहाँ तक बात है, अगर फर्दर ईज आउट होती हैं पॉलिसीज अराउंड हाउसिंग, अराउंड लेंडिंग, देन हमारी मेटल कंपनीज को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उससे। बिल्कुल, काफ़ी कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी लेना शुरू करेंगे। मयंक कतपालिया जी का सवाल है, EMBDL पर आपका क्या व्यू है सर, और कैंपस के क्या टारगेट हैं? अंशुल सर, 270 की इनकी बाइंग है। अंशुल जी, कैंपस पर बता दीजिए, 270 की बाइंग है, क्या करना है? देखिए, कैंपस में ब्रेकआउट्स फेल हुए थे और उसके बाद से नीचे आता गया काउंटर 314। अब मेजर सपोर्ट जो था 273, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर आ गया। मेरे ख्याल से ये स्टॉक पहले 324 रुपए जा रहा है। अगर 324 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी रीगेन कर लेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए इनको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अब सेलिंग प्रेशर कहीं से दिख नहीं रहा है। जो करंट फॉल आई है उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो मोस्ट लाइकली 324 निकाल के ये वापस 400 की तरफ बढ़ेगा, तो होल्ड करना चाहिए जी। समीक्षा सिंह जी पूछ रहे हैं, 10 लाख लगाने हैं 3 महीने के लिए। अंशुल सर, 5 शेयर बता दीजिए। अंशुल जी, वैसे तो हम शो के लास्ट में पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी रडार पर हैं, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लग रही हैं तो कोई 4-5 स्टॉक्स बता दीजिए जो आपको लगता है कि सही रहेंगे। देखिए, इस समय मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप का समय नहीं है मार्केट में, एटलीस्ट होली तक। तो आपको वैसे भी लार्ज कैप्स में रहना चाहिए। आप बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, मेरी टॉपिक HDFC बैंक है, बट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी ले सकते हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं HDFC बैंक एनी डे सेलेक्ट करता। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, रिलायंस मेरे पास है, लेकिन रिलायंस 26 महीने के ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया है 1240-1250 की रेंज में। तो ये बिल्कुल बॉटम आउट लेवल है, शायद ये लेवल आपको फिर कभी देखने भी ना मिले बहुत जल्दी। तो ये लेवल पे रिलायंस लेके रखना चाहिए। 2000 तक जाता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम जब इन्फोसिस 1400 पे रीटेस्ट ऐसा किया था, सीधे 1900 पे जाके रुका था।
HDFC हो गया, रिलायंस हो गया। मेटल में आप नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, इस चीज़ को लेके रख सकते हैं। IT में डिप पे इन्फोसिस मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लार्ज कैप में रखिए इन्फोसिस। HCL टेक देख सकते हैं, वहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये 4-5 काउंटर है, IT, बैंकिंग, मेटल, ये 3 सेक्टर में आपको पूरा पैसा डाल देना चाहिए, जिसमें हमने नाम डिस्कस कर लिए हैं। तो इन 3 सेक्टर में आपका पैसा होना चाहिए अगले 1.5 से 2 साल के लिए। बिल्कुल। कुछ एक इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि इंडियन मार्केट में भी हैं कि रेलवे कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर कि रेलवे को जो फेस्टिव सीज़न था उसमें टिकट सेल से ही करीब 12,159 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और 1 सितंबर से 10 नवंबर तक का जो इंडिया में पैसेंजर्स की आवाजाही रही वो करीब 143.71 करोड़। इतनी तो पॉपुलेशन ही है, ऑलमोस्ट इससे तो कम ही पॉपुलेशन है और इतनी तो आवाजाही हो गई। तो इंडिया की यही ब्यूटी भी है कि इंडिया में जो भी कुछ होता है वो वॉल्यूम में होता है, बल्क में होता है। रॉबिन सर, कैसे देख रहे हैं रेलवे कंपनीज़ को? बिकॉज हमने देखा कि रेलवे कंपनीज़ में एक शार्प जंप देखने के लिए मिला और रिट्रेसमेंट भी उतना ही शार्प था। क्या कुछ बातें होती है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर हमेशा कंसर्न उठ रहे हैं इन पर? मैं कवर, हमारे रिसर्च हाउस कवर नहीं कर रहा रेलवे कंपनीज, तो मैं अपना उस पर आपको इनपुट्स नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा एक ब्रॉड मानना ये है कि आप जितना राइट पॉकेट्स ऑफ वैल्यूएशन की कंपनीज में पैसा लगाएंगे, आपको हर समय मेरे वो पैनलिस्ट ने बोला, कुछ सेक्टर्स के नाम लिए, मैं भी स्टॉक्स नहीं कवर करता स्पेसिफिकली ऑन मीडिया, बट ऑफ कोर्स कैन टॉक ब्रॉड सेक्टर्स। रेलवे वाज नॉट इन आवर रडार, इवन लास्ट ईयर, जब क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज काफ़ी प्राइस इन कर लेती हैं पहले से। एंड आप जब एक निवेशक आता है बहुत ही लेट इन द जर्नी, और वो फिर सिर्फ कष्ट मिलता है एट द एंड। तो मुझे लगता है बहुत सारी पॉकेट्स है इंडिया में, पूरी एंटायर AMC, कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, NBFC स्पेस बहुत अच्छी थीम है जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। Q2 के स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स मैं बोलता हूँ उसी सेक्टर के थे, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मेरा रेलवे पे कवरेज नहीं है तो मैं डायरेक्टली इनपुट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे, और अभी तो और प्राइस आपका 10-15-20% नीचे है, तो आपको वो सेक्टर अलॉन्ग विद द सेक्टर्स जो को पैनलिस्ट ने बोला, कुछ ऐसे सेक्टर अराउंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन्स के अराउंड जहाँ पे आप देख सकते हो। रेलवे से मेरा कवरेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशुल जी से मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अंशुल जी इन सब रेलवे काउंटर्स, डिफेंस काउंटर, इन पर इनका काफ़ी डीप एनालिसिस है और काफ़ी समय से अंशुल जी बता रहे हैं कि इन काउंटर से दूर रहें। अंशुल जी, खबरें अगर ठीक ठाक आ रही हैं तो कोई पर्टिकुलर काउंटर जो कि आपको लगता है कि खराब में कम खराब होगा? जैसे आपने सरकारी कंपनीज में इरिडा चुना था, इसी तरह से कोई रेलवे में भी चुना हुआ है? देखिए सर, मतलब मैं एक चीज में बड़ा विश्वास रखता हूँ कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये तंबाकू जो रगड़ने वाला है वो छोड़ने के लिए सिगरेट चालू कर दी। तो मतलब माउथ कैंसर अवॉइड करके माउथ और लंग कैंसर अपना लिया है। तो वही है कि कम खराब चीज भी खराब ही है, क्यों लेना उसको? आपके लिए अच्छी चीज दिख रही है ना, IT में पैसा बनता हुआ दिख रहा है, मेटल में तेजी दिख रही है, आपको बैंकिंग में तेजी दिख रही है, तो कम खराब लेंगे तो कम लॉस होगा, लेकिन लॉस तो होगा ही ना। तो आप वहां जाइए ना जहां पैसा बन रहा है। जब रेलवे सब में बन गया, वो चीज खत्म, वो देखिए वो फ्लेवर था वो खत्म हो चुका। अब जो फ्लेवर है वो मेटल और इसकी तरफ, बैंकिंग IT की तरफ जा रहा है, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। अंशुल जी बड़ी बोल्ड कॉल देते हैं। कई बार हमारे जो दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि अंशुल जी आपने डिफेंस शेयर और ये सारे शेयर आपकी राय पर हमने बेच दिए और अभी ये ऊपर आ गए। और बहुत सारे दर्शक ये भी बोलते हैं कि सर आपने बड़े राइट टाइम पर बिकवा दिए थे, मैं तो निकल गया और बड़े पैसे बच गए मेरे। तो दोनों ही तरह के दर्शक होते हैं। किसी भी एनालिस्ट को आप फॉलो करें तो पूरे मन से करें और उनकी राय को पूरी तरह से फॉलो करें। रॉबिन सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन लूँगा कि इस समय पर आपको क्या लगता है, कंसीडरिंग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपनी अंतिम समय में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है जो कि शायद वर्ल्ड के लिए फेवरेबल नहीं है, भले ही वो एस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, एस्केलेशन ऑफ वॉर्स हो, और जो इस तरह की ये जो अब चाइनीज़ IT कंपनीज पर कर्ब लगाने की बात हो रही है,
ये क्या लगता है? और वहाँ ट्रंप अलग अपना राष्ट्रपति बनने से पहले अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 20 जनवरी को मैं चाइना पर 10% टैरिफ बढ़ा दूंगा, मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा। ये ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? और शेयर ऑफ कोर्स आप नहीं बताएंगे तो सेक्टर बता दीजिए। जी देखिए काफ़ी बार क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक काफ़ी एक नॉइज़ बन जाती है, और हम अपने जो हमारा फोकस होता है कि कहाँ पैसा बनेगा हमारा, वो हम काफ़ी जल्दी खो देते हैं, बिकॉज हम इसी इसी केओस में रहते हैं कि कहाँ वॉर हो रहा है, कहाँ पे रेट कट्स हो रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही स्ट्रक्चरली स्ट्रांग कंट्री है। यहाँ पे कहीं कोई वीकनेस नहीं है। आप डेटा कितना, हमने डेटा पे बात करी पिछले भी सेशन में, कितना आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो चलता रहेगा अगर ऑफ कोर्स डॉलर स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो एफ पी आई एफ डी वापस से दे आर जस्ट रीपोजिशनिंग देयर काइंड ऑफ, मतलब वो वापस से आ रहे हैं, सही सेक्टर्स में आ रहे हैं जहाँ पे वैल्यू बाइज हैं। मैं कुछ सेक्टर्स जो हम बहुत ही बुलिश हैं, हमने रिसेंटली एक स्मॉल केस भी लॉन्च किया, जो पूरा हमारी ग्रोथ ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा एक थीम है जो अगले 10 साल में, ऑफ कोर्स उस डिकेडल बुल रन में 1-2 साल का करेक्शंस तो आना ही आना है, वो रफ टाइट्स तो आने ही हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ देख रहे हो पैन कार्ड होल्डर्स की, डीमेट अकाउंट होल्डर्स की, जहाँ जो इसके बेनिफिशरीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, खुद एएमसीज हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा अपना मार्केट शेयर रखते हैं, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, और हम ऐसे प्लेस्ड हैं कि आजकल जो यंग पॉपुलेशन है वो इस सेगमेंट में मूव हो रही है। दूसरी बात, हमारे एच एन आईज अल्ट्रा एच एन आईज बन रहे हैं, हमारे अल्ट्रा एच एन आईज भी ग्रो कर रहे हैं, एट अ वेरी गुड कंपाउंडिंग रेट। तो ये जो पूरा एंटायर सेक्टर, जिस सेक्टर के हम खुद बिलोंग करते हैं, द एंटायर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस इज द प्लेस टू बी। उसमें ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक बहुत टाइम से सस्ते मिल रहे हैं, अभी और सस्ते मिल रहे हैं, और अब उन्हीं की जर्नी, अभी अभी साइकिल उन्हीं की है। जैसे आपने अभी कहा कि आई मीन हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि हो गए वो दिन, चले गए रेलवे डिफेंस के, बट देर आर गुड सेक्टर्स, गुड वैल्यूएशंस एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो वो पूरा नॉइस है, ग्लोबल नॉइस करने, आई थिंक वो सब वेट एंड वॉच सिचुएशन होती है। एक मीटिंग होगी चाइना के साथ ट्रम्प की, या मे बी दे विल कॉल अप कनाडा एंड देन कि ठीक है आपका टैरिफ हमने माफ कर दिया, बिकॉज मैक्सिको, या आई मीन वट एवर यू सी राइट, जो यूरोप के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि उनका पूरा ऑटो का प्रोडक्शन मैक्सिको के थ्रू होता था, जैसे आपने शुरू में बोला कि कंपनी के कल रिजल्ट्स आए, गाइडेंस घटाया है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन मैक्सिको में है, बड़ी बड़ी फोक्सवैगन जैसी कंपनीज का। तो टैरिफ बढ़ेगा तो दे कैन नॉट जस्ट लिफ्ट एंड शिफ्ट फ्रॉम मैक्सिको एंड कम टू यूएस ना। सो पॉइंट है कि हमें इतना नॉइस में नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए हमारी इंडियन कंपनीज बहुत, देयर आर गुड 100 बिजनेसेस इन इंडिया विच आर वेरी वेल रन, वेरी वेल कैपिटलाइज, हमें खाली वहीं ध्यान देना चाहिए। सो मेरे ख्याल से मैं वेल्थ मैनेजमेंट थीम पे बहुत पॉजिटिव हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन्स इंडिया में बहुत ही, हैदराबाद बेस्ड 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक चेन्स हैं जो बहुत अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है जो उनको रन कर रहा है इतने सालों से। तो पॉकेट्स हैं, आपको सही पॉकेट्स बस पहचाननी है। बिल्कुल, हेल्थ केयर और वेल्थ मैनेजमेंट, ये रॉबिन जी की रडार पर है, जो सेक्टर उनको लगता है कि पोर्टफोलियो में यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। रॉबिन सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अंशुल जी, काफ़ी दर्शक आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हकीम शेख साहब हैं, बोल रहे हैं लव यू अंशुल सर, गुड मॉर्निंग। ओला के 2000 शेयर हैं 110 रुपये पर, जीएनएफसी के 500 शेयर हैं 625 रुपये पर। सर ओला पर बता दीजिए, क्योंकि कल का मूव भी काफ़ी स्मार्ट था। देखिए, ओला आ गया अपने रेजिस्टेंस जोन में। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 91-92 तक ये स्ट्रेच कर सकता है, बट वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। अब थोड़ा सा मूव स्ट्रांग है, आई एम 70-75% श्योर कि यहाँ पे टॉप आउट हो जाएगा और यहाँ से नीचे चलना चालू करेगा। बट अगर आप रख रहे हैं, आपको थोड़ा सा और ये रैली को एक्सटेंड होते देखना है, 84 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 84 निकलता है तो फिर कंप्लीटली एग्जिट करना है। अगर नहीं और अगर ये रैली एक्सटेंड करती है तो थोड़ा सा और अपसाइड में 99 तक आ सकता है, वहां पे क्लियरली एग्जिट रहेगा, वहां पे स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह नहीं रहेगी। वैसे आपकी जगह मैं होता, मैं इस पे यहाँ पे निकल गया होता, क्योंकि वीक काउंटर है, वीक मार्केट में रैली किया है, मैं कंप्लीटली एग्जिट कर लिया होता यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन सर वीक मार्केट में 40,000 का नुकसान हो जाएगा, जो कि 110 रुपये का शेयर रहे, 90 रुपये भी अगर वो निकलते तो 20 रुपये का नुकसान है। कोई सपोर्ट अगर दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। 84 का मेजर सपोर्ट है, 84 नहीं टूटना चाहिए। 84 टूटा तो ये वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। बिल्कुल, तो 84 नहीं टूटना चाहिए।
चलिए इसको फिर रिव्यू करेंगे 84 के आसपास। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सत्यम शर्मा जी। सत्यम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर जी को भी। सर मेरे पास एस्टरडीएम हेल्थ केयर है और नेटवर्क है, तो ये 6 महीने के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ। सर इसके स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए थोड़ा। एस्टरडीएम हेल्थ केयर के इनके पास 302 शेयर हैं 480 रुपए के भाव के। अंशुल जी क्या करना है इनको? डीएम देखिए, एस्टरडीएम होल्ड कर सकते हैं। इसमें कल ब्रेकआउट आया ऑल टाइम हाई का, और वॉल्यूम था 9.5 मिलियन। 615% वॉल्यूम बढ़ा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज से। तो इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। 450 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लीजिए, और अगर ये स्टॉक एक्सटेंड किया जो लग रहा है हाई लाइकली करेगा, तो 570 575 का पहला टारगेट मिलेगा। तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ इंडियन मार्केट के शेयरों पर भी खबरें हैं, उसमें भी नज़र डाल लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर QIP के जरिए कंपनी 4000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इंडिकेटिव प्राइस इन्होंने 2595 रुपये पर तय किया है। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, मैं इसमें रियलिटी में थोड़ा सा बुलिश हूँ। जब मार्केट तेजी में आएगा तो मैं रियलिटी स्टॉक्स में बाई दूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टी मेरी लिस्ट में है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी में जो 6 महीने से ट्रेंड चला आ रहा है, उसको पलटने के लिए 3025 निकलना बहुत जरूरी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी 3025 निकलने के बाद बेहतरीन बाइंग बनेगी। ऊपर में स्टॉक कहीं भी 3900 तक जाता हुआ दिख रहा है। और रियलिटी इंडेक्स में जो टॉप पिक हमारी थी इंडियन होटल, वहाँ फिलहाल ओवर स्ट्रेस्ड है तो हम प्रॉफिट बुकिंग दे रहे हैं, बट नीचे कहीं भी 740 750 की रेंज में मिल जाता है मार्केट पैनिक में। तो इंडियन होटल अभी भी मेरी टॉप पिक है। फिर प्रेस्टीज एस्टेट, थर्ड चॉइस पे DLF और गोदरेज प्रॉपर्टी आएगा। बिल्कुल। दूसरी खबर NBCC पर है सर। हुडको के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, जिसमें कि नोएडा के सेक्टर 62 में 10 एकड़ ज़मीन पर करीब ये डेवलपमेंट करेंगे, और ये 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। NBCC आज करीब 3.5% ऊपर भी आ चुका है। ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी इस खबर के बाद, या अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है थोड़ा नेगेटिव साइड पर, ये स्ट्रेंथ खो देगा? देखिए, क्वार्टरली वीवैप कंप्लीटली डाउनवर्ड डिक्लाइन है, वहीं पे हम आ रहे हैं। तो अगर इस रैली में ये स्टॉक 102 रुपए निकालता है तो पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड होगा 115 116 तक। मुझे लग नहीं रहा कि ये 102 रुपए निकालेगा। एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। अगर 102 निकलता है तो आप वापस से री एंटर कर सकते हैं, फिर 10-15 रुपए की रैली प्ले कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहां से फिसला स्टॉक, जिसकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो डाउन साइड में सीधा सीधा 70 रुपए दिखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड में यहाँ फेवरेबल नहीं है। बेटर है कि आप एग्जिट कर लें। बिल्कुल, तो बेटर है एग्जिट कर लें यहाँ पर NBCC से। लेकिन वारी एंड रिन्यूएबल्स में इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है सोलर प्लांट लगाने का, और ये 1233 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। वारी रिन्यूएबल्स, अंशुल जी काफ़ी कुछ इस काउंटर को लेकर बस चलती रहती है आजकल। कभी ये काउंटर ऊपर गया था तो इसलिए बस रहा, फिर तेज़ी से नीचे भी आया, लेकिन अब क्या करें, ऑर्डर मिला है। देखिए, IPO के टाइम में जब वारी का नया IPO आ रहा था तो उस समय पूरा बस था। सारे स्टॉक्स बहुत बेहतरीन चले। 200 रुपए से ये स्टॉक सीधा 3000 रुपए चला गया था। तो 3000 से 50% करेक्शन भी पकड़े तो 1500 रुपए उसके नीचे चल रहा है। 1270 ये स्टॉक पहले आते हुए दिख रहा है। तो मेरी तरफ से तो एग्जिट की सलाह है, बट यहाँ पे नहीं एग्जिट करना है। थोड़ी रैली एक्सटेंड होगी 1616 रुपए तक, वहां पे जाके आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, कमल जी लुधियाना से। कमल जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के 50 शेयर हैं, 622 पे ले रखे हैं, और काफी डिप लगा हुआ। और दूसरा शेयर मेरे पास अशोक लेलैंड क्वांटिटी उसकी 60 है और 223 पे ले रखा है। अब करना क्या सर, इस पे रुकूं या शिफ्ट हो जाऊं? जो कोई शिफ्ट होना तो किस पे हो जाऊंगा, थोड़ा एडवाइस कर दीजिए सर। हिमाद्री में आपको लॉस है, लेकिन अशोक लेलैंड में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि आपने 223 के लिए हुए हैं। जी। हाँ, ये रिकवरी मोड पे आ चुका है जी। ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल जी, अशोक लेलैंड में प्रॉफिट आ रहा है और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में अच्छा खासा लॉस है, करीब 70 रुपए से ज़्यादा का। क्या करें दोनों काउंटर पर? देखिए, अशोक लीलैंड थोड़ा सा में होल्ड करना चाहिए। 240 242 रुपए आ जाएगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। अगर एक्सटेंड किया तो फिर ये अपना हाई 260 65 भी टेस्ट कर लेगा। अगर वहां रिजेक्शन कैंडल बनी तो फिर वापस से आपको एग्जिट करना होगा। तो 240 242 की रेंज में दोबारा सवाल पूछ लेना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, अंशुल जी 239 तो चल ही रहा है, तो सवाल तो अभी भी पूछ ही रहे हैं, कितना दूर रह गया? देखिए, 235 चल रहा है, तो यहाँ से 242 तक एक्सटेंड करेगा, तो अभी भी 7-8 रुपए बचा है। ठीक है। और
HSCL में देखिए पुल बैक आ रहा है जो 550 तक जाएगा, 550 560 तक, वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक में डेली चार्ट पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 448 का, तो 450 के अराउंड पुल बैक पे एग्जिट करना है, नीचे 450 के अराउंड ये आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अशोक और अशोका बिल्डकॉन दोनों अशोका के ही नाम से आ रहे हैं और वो 238 चल रहा है, तो वो भी उसी के पास चल रहा है। एनीवेज यहाँ पर सर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अंशुल जी, वोडाफोन आइडिया, हालांकि मैं आपसे इस पर कई बार सवाल भी पूछ चुका हूँ और आपका व्यू मैं जानता हूँ कि नेगेटिव है, लेकिन काउंटर पर जिस तरह का पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उछाल देखने के लिए मिला 25% का, 22 नवंबर को ये शेयर करीब 6 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ था, कल ये 8 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ, आज भी 8 रुपये 67 पैसे की रेंज तक ये काउंटर गया है इंट्राडे में, और अब चूंकि मार्केट नीचे आ गया तो ये फ्लैट हो चुका है पूरी तरह से। हालांकि इसको खबर यही थी कि कैबिनेट से बैंक गारंटी पर इनको राहत मिल रही है, 24,700 करोड़ रुपए की इनको बैंक गारंटी देनी थी, जो कि इनडायरेक्टली अब इनको एक तरह से ये 24,700 करोड़ रुपए की ये लिमिट अपनी खुलवा सकते हैं और इनकी वर्किंग कैपिटल डिफ्रीज हो गई है, यानी कि अपना आराम से कारोबार कर सकते हैं। मैक्यूरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च हाउसेज है, उन्होंने भी कंपनी की जो रेटिंग है वो अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दी है। कैसे देखे सर वोडाफोन आइडिया को? देखिए वोडाफोन आइडिया पिछले 100 दिन का अगर आप चार्ट देखें तो 100 दिन में ये 65.5% गिरा है, अपना हाई 19.18 से, तो वहां से मतलब 2 रुपए की रैली आना, परसेंटेज में आपको जरूर 25% दिखेगा, बट अगर हाई से जो 65% की सेलिंग आई है वहां से जोड़ूं तो अभी भी 55% नीचे है, यानी केवल 10% की रिकवरी हुई है, तो स्टॉक मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अगेन एक दुकान है जहां पे जितनी इनकम आ रही है उससे ज्यादा तो ब्याज देना है, तो उस दुकान में पैसा लगाने की जगह मैं उस दुकान में पैसा लगाऊंगा जहां पे प्रॉफिट्स बन रही है। तो अगर टेलीकॉम स्पेस में रहना ही है तो मैं जियो रिलायंस लेके जियो में रहूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट भारती एयरटेल ले लूंगा, क्योंकि जियो को धीरे धीरे भारती एयरटेल बहुत बेहतरीन तरीके से टक्कर दे रही है, वो भारतीय रेस इवेंचुअली जीत जाएगा। तो भारतीय एयरटेल में रहना चाहिए अगर आपको टेलीकॉम स्पेस प्ले करना है। एयरटेल इसमें आइडिया में थोड़ा सा और पुल बैक कर सकता है 50 डे मूविंग एवरेज 9.25 तक, बट वहां पे जाके एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। जी, क्विक टेक ऑन अदानी स्टॉक्स कोई लग रहा है आपको ठीक अंशुल जी? देखिए अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर आपको पता है मेरा फेवरेट रहा है, अदानी पावर आप ले सकते हैं, अदानी एंटरप्राइज ले सकते हैं, अदानी पोर्ट ले सकते हैं, बट अदानी पोर्ट के कंपैरिजन में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की वैल्यूएशन सस्ती है तो मैं उसको लेना पसंद करूंगा। बट ये 3 स्टॉक हैं अदानी में जहां अदानी नाम लिखा है, इसके अलावा किसी स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई से 70-80% नीचे है। दूसरा एसीसी और अंबुजा सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स आपको जल्दी ऑल टाइम हाई बनाएंगे, तो पूरे अदानी पैक में ये 5 स्टॉक हैं जो वापस से अपने नए ऑल टाइम हाई बनाएंगे। बाकी स्टॉक्स पर मुझे किसी तरह का विश्वास नहीं है, मैं उनसे दूर रहता हूँ।